जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तब क्या एंटिसिपेट किया गया था कि इतना एक्सपैंड हो जाएगा, इतना क्विकली एक्सपैंड होगा और वेस्ट एशिया और गल्फ कंट्रीज़ को इतनी रैपिडली एनगल्फ होने वाले हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में? बिल्कुल नहीं। देखो स्मृति, कहीं ना कहीं आंकलन करने में गलती कर गया अमेरिका और इजराइल। इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी को। इन्होंने ये सोचा था कि जैसे वेनेजुला में वो सक्सेसफुल हुए थे अमेरिका, कि कहीं यहाँ पर भी अगर उन्होंने अयातुल्लाह अल खमैनी और इसे टॉप मिलिट्री कमांडर, पॉलिटिकल कमांडर मार दिए तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा और ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी। मगर ये जो आंकलन था, ये अप्रिशिएशन थी, बिल्कुल गलत हुई। और क्योंकि ईरान जो है, एक बात सच्चाई है, ईरान की अगर आप स्वॉट एनालिसिस करें, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को देखें, उसकी जो वीकनेस है कि उसकी एयर पावर इतनी बड़ी नहीं है, उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है, नेवी भी उसकी कमज़ोर है। मगर उसकी पावर क्या है, उसके पास रॉकेट और मिसाइल का भंडार है कम से कम 10,000 से ज़्यादा, और उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, और उसके पास ड्रोन्स हैं जो शायद ड्रोन्स की बात हो रही है वो बहुत ही कम पैसों में और हाईली उनका इम्पैक्ट इतना हाई है कि यूएस भी उनको कॉपी करना चाह रहा है। बिल्कुल उन्होंने किया है, उन्होंने जो बना चुके हैं एक कॉपी किया है। मगर बात ऐसी है कि जो ड्रोन्स हैं, इसने पूरे वर्ल्ड की एक प्रकार लड़ने के तरीके को बदल दिया है। जब ड्रोन्स हैं वो सस्ते हैं, और जब इनके इंटरसेप्टर हैं वो कम से कम 2,000 से 5,000 गुना उनसे ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये सच्चाई है कि इस लड़ाई का रूप बड़ा अलग हो गया। जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया है, 2-3 चीज़ें इसमें बहुत डिफरेंट हैं जो अप्रिशिएट नहीं की थी अमेरिका ने। वो है, पहली बात है कि ये अभी मिलिट्री वार से इकोनॉमिक वार की तरफ चला गया है। किसी ने नहीं सोचा था सपनों में भी कि ईरान मिडिल ईस्ट में जो बेसिस हैं अमेरिका की, और ये जो देश हैं सऊदी, ओमान, जॉर्डन, बहरान और आपके कुवैत, इराक, इन पे हमला कर देगा। क्योंकि ये मिलिट्री बेसिस हैं, वहाँ पर मिलिट्री बेसिस तो बनी थी कि प्रोटेक्शन देंगे, आज उनके लिए लायबिलिटी बन गई है अमेरिका की जो बेसिस है। और इसके अटैक करने से यहाँ की इकॉनमी डगमगा गई है। यहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ठप हो गया है। ऑयल और गैस का भंडार था यहाँ, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी थी, स्टोरेज थी, प्रोडक्शन थी, वो भी ठप हो गई है। तो ये सच्चाई देखें कि किसी समय में दुबई एक सेफेस्ट जगह माना जाता वर्ल्ड में, और आज की तारीख में वहाँ पर लोग सेफ नहीं हैं, डर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने ऐसा किया ईरान ने, एक मैं कहूँगा कि एक प्रकार से सरप्राइज कर दिया पूरे वर्ल्ड को। दूसरा जो उन्होंने किया वो क्या, स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करके, वो भी नहीं सोचा था, अप्रिशिएट इतना मुझे नहीं लगता अमेरिका और इजराइल ने किया था। स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर देगा तो ईरान तो कैसे कार्रवाई हुआ क्या, 20% ऑयल जाता है वर्ल्ड का, 30% गैस जाती है। और आज की तारीख में साउथ ईस्ट एशिया में जितनी कंट्रीज़ हैं वो तो बिल्कुल ही इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और आज सबसे बड़ी नेवल पावर अगर वर्ल्ड में है तो अमेरिका के पास है, उसको भी नहीं खोल पा रहा स्टेट ऑफ हार्मुज। दुआएं ले रहा है वो नेटो कंट्रीज़ को, नेटो कंट्रीज उसके साथ आए, नेटो कंट्री को आने को तैयार नहीं है, ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना यूके। वो कहते हैं इट इज़ नॉट अ नेटो वार, ये डिफेंसिव वार नहीं है, इसमें आर्टिकल 5 ऑफ नेटो नहीं लगेगा। आर्टिकल 5 ऑफ नेटो कहता है अगर किसी देश पे हमला तो पूरे नेटो देश पे हमला। ये हमला नहीं हुआ, ये तो हमला किया है अमेरिका ने और इजराइल ने। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में अमेरिका दलदल में फंस गया है, उसको समझ नहीं आ रहा तो करे क्या, और कैसे फेस सेविंग करके इससे निकले। और मुझे लग नहीं रहा कि अभी इतना आसान होगा। लड़ाई बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने इतने सारे फैक्टर्स की बात की है, एक एक करके उन फैक्टर्स को कवर करूंगी, लेकिन मैंने एक और बात कही थी कि यूएस का एंड गेम क्या है, क्या चाहता है। क्योंकि एक रेजीम चेंज, वो एक ये सब ने एंटिसिपेट किया था कि रेजीम चेंज की, इरानियन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको चेंज करके अपना पपेट
प्लेस करना। जैसे कि वो वेनेजुएला में उन्होंने मदुरो के साथ किया कि अपने ही शिकंजे में, क्योंकि जहाँ जहाँ तेल रहता है वहाँ वहाँ उसका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा ट्रंप और अमेरिका का रहता है। पहला ये, या दूसरा कि ईरान, उसने सोचा कि ऐसे करके जो ईरान का जो कह रहा था कि मैं ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं प्रोड्यूस करने दूंगा, या जो न्यूक्लियर उसके पास जो एसेट्स हैं उनको हम नहीं इस्तेमाल करने देंगे, और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ईरान की ख़त्म करना। क्या एंड गेम था, क्या प्लानिंग थी? हाँ बिल्कुल, आप जैसे बोला कि एंड गेम क्या था, इससे पहले की ये बात सच्चाई है कि अमेरिका ईरान पे हमला क्यों करता है। उसको चाहिए ऑयल फील्ड। वेनेजुएला में क्यों गया अमेरिका? वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। सबसे ज़्यादा खंड भंडार अगर किसी देश के अंदर ऑयल का है वो वेनेजुएला में 303 जो बिलियन बैरल वहाँ पर है। इसी प्रकार से पूरे मिडल ईस्ट में देखें, सारी कंट्रीज़ के अंदर बेसिस है अमेरिका की। सुन्नी इलाका ज़्यादातर वो बिल्कुल से कंट्रोल में। कौन सा देश कंट्रोल में नहीं? वो ईरान है, और ईरान के पास ऑयल बहुत है। तो कहीं ना कहीं ईरान का जो ऑयल था उसकी तरफ इसने चाहता था कि जैसे उसने वेनेजुएला में कब्जा करे वैसे कर ले। अभी आपने बताया कि 3 एंड गेम की बात कर रहा था कि इसके अंदर जो रिजीम चेंज होनी चाहिए, और दूसरा कि ये न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए, और तीसरा था जो मिसाइल और जो इसके रॉकेट्स हैं इनकी क्वांटिटी भी कम की जाए और इनकी रेंज भी कम की जाए, जिससे इजराइल पे हमला ना हो सके। आज तक इनके पास इतनी बड़ी रेंज नहीं है कि वो अमेरिका पे हमला करें। याद रखो इस बात को। कल को अगर ईरान के पास ये काबिलियत आ गई कि वो 5000 से ज़्यादा तक का मार कर सकता है, तो फिर अमेरिका पे भी हमला करेगा। तो ये उसने लेके चला था इस जब हमला किया। अब जैसे जैसे गेम बढ़ती गई ये अपने गोल पोस्ट चेंज करता रहा डोनाल्ड ट्रंप, और आज की तारीख में इनको ये नहीं पता एंड गेम है क्या। उसकी वजह कि अगर आप बात करते हो रजीम चेंज करने की, तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करेगा तो आप देखें कि क्या हालात होंगे वहाँ पर। इतना आसान नहीं है। ये ईरान जो है बहुत बड़ा देश है। बॉडी बैग जाएंगे अमेरिका के अंदर, लोग मारे जाएंगे, और आप इलेक्शन है नवंबर में, मिड टर्म इलेक्शन। पॉपुलैरिटी पहले ही डाउन होती जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो कभी नहीं गलती करेगा। इन्होंने सीख लिया है इराक से, लीबिया से, अफगानिस्तान से, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा। तो रजीम चेंज तो आउट है। और ये भी सच्चाई है, जो कहीं ना कहीं डिसेंट था, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, पर उल्टा पड़ गया। क्योंकि जब हमला किया उन्होंने तो पूरा देश इकट्ठा हो गया। हाँ, वो उस वक्त करना चाहिए था जब लास्ट ईयर या 2023 में एक प्रोटेस्ट, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रही थी ईरान में। वो एक राइट समय था, क्योंकि लोग यही क्वेश्चन, टाइमिंग को लेकर के क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर रेजीम चेंज करना ही मंशा थी तो उस वक्त क्यों नहीं किया, जब उनकी आवाम उनसे नाखुश थी। एक बड़ा सेक्शन सड़कों पे था, प्रोटेस्ट कर रहा था। ये डर था पहले भी कि अगर हमला करोगे तो वो प्रोटेस्टर जो आज आपके अगेंस्ट हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट के साथ हो जाएंगे। ईरान का पुरानी हिस्ट्री है, ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, ये इतनी जल्दी टूटेगी नहीं। तो आज पूरा ईरान इकट्ठा खड़ा है, बाय एंड लार्ज ऐसा रहता है। जबकि मोसाद और CIA के एजेंट 6 महीने पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। ये जो सटीक हमले हो रहे हैं, जहाँ पर आप देखें आयतुल्लाह अल खमैनी मारा गया, वो भी एक कहीं ना कहीं सैटेलाइट से और रियल टाइम इंटेलिजेंस दी थी इनके। अब जो लारीजानी मारा गया और ये सोलेमानी मारा गया, बेसिस का फोर्स कमांडर, तो ये है। मगर ये सच्चाई है कि आज की तारीख में एंड गेम नहीं पता है डोनाल्ड ट्रंप को क्या होगी। मतलब कोई चीज शुरू तो कर दी है, उसका होगा क्या ये नहीं पता। बिल्कुल। और दूसरा न्यूक्लियर हथियार की बात हो रही है, अभी तक ये पक्का नहीं था कि इसके पास इतने कैपेबिलिटी थी कि ये 60% एनरिच यूरेनियम इसके पास है। ये IAEA भी नहीं बता पाया। अब जो आपका काउंटर टेररिज्म का जो डायरेक्टर है टॉम, वो जो अभी रिजाइन किया है, वो भी कह रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं था कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है। तो ऐसा नहीं था, तो फिर हमला क्यों किया। और तीसरा जो बात है मिसाइल इसका, ये बातचीत चलेगी। मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बिना सोचे समझे जो इनके थे स्टेटेड एम और ऑब्जेक्टिव, उनसे बदलता जा रहा है। आज गोल पोस्ट चेंज करता जा रहे हैं। आज अमेरिका को एंड स्टेट नहीं पता कि एंड कैसे होगा। और मुझे लगता है कि वाकई अमेरिका दलदल में फंस गया है, उसको फेस सेविंग चाहिए, किसी तरीके से निकले, पर वो मिल नहीं रहा है। क्योंकि ईरान जो है उसने इतने पलटवार किए हैं, ये हमले की दायरा भी बढ़ा दिया है। अब दायरा कैसे बढ़ गया, इराक भी
उसके बाद वो टर्की में भी चला गया, साइप्रस में भी चला गया, अजरबैजान तक चला गया है। तो ये सच्चाई, दायरा भी बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ दी। और मिडल ईस्ट की जितने भी कंट्री थी जो कि सुन्नी ज़्यादा थी, उनकी इकॉनमी देखो आज की तारीख में डगमगा गई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद करने से पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी पे इम्पैक्ट हुआ है। आज देश गुहार कर रहे हैं ईरान से। भारत ने भी बातचीत की है, क्योंकि हमने भी तो, हमारे भी तो गैस वहाँ से 35 से 40% आती है। हमारा जो ऑयल है वहाँ से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी 30 से 40% आता है। हमने भी, हमारे 2 टैंकर आए हैं जो है शिवालिक और नंदा देवी। तो ये सच्चाई है कि वाकई ऐसा लगता है आज की तारीख में अफ़गानिस्तान को अगर आप देखें जो पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ईरान के साथ अच्छे करना चाहता है। मगर ओवरऑल ईरान की जो सिचुएशन है बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इट इज़ एडवांटेज टू ईरान आज की तारीख में, क्योंकि अफ़गानिस्तान तो लड़ ही रहा पाकिस्तान से। जो आज सिचुएशन है, अमेरिका और इजराइल बैकफुट पे।